दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है सुस्ती के संकेत और 2 दिनों में निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस के बाद आज का दिन है बेहद अहम। कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी। तो शुरुआत के बाद क्या कुछ अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पाएंगे? रिकवरी होगी तो कितनी टिकाऊ? कैसा रहेगा आज का ट्रेड? ढेर सारे हैं सवाल, जवाब है तैयार है। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सूरी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नजर है बाजार के मिडवीक एक्शन। मिडवीक आ गया 3 हफ्ते बाद मिडवीक आए। 3 हफ्ते बाद आया? 3 हफ्ते बाद आया मिडवीक। नहीं तो 4 दिन हॉलिडेज चल रही थी। आई नो, मतलब इस बार तो इनफैक्ट मार्च लास्ट वीक से ही ऐसे कहें तो 4 हफ्ते ऐसे हो गए। हाँ, अब कह सकते हैं जहाँ हमने 4 दिन है। 4 दिन। अब मुझे समझ में आया कि यूरोप वालों की आदत क्यों पड़ गई है। 4 दिन 4 ही दिन का 4 दिन काम करने के बाद अच्छा रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजेदार रहता है। बिल्कुल। चलिए, लेकिन मार्केट ठीक ठाक रहे तो 5 दिन काम करने में भी हर्ज तो नहीं, फिर तो निकल जाता है, मूड अच्छा रहता है। तो बताएं सर, फिर आज मूड अच्छा रहेगा या खराब? संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए, संकेत तो मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजार भी हमारी तरह कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं करना, और हमें लग रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये है, देखा जाए तो मुश्किल से फिर से 200 पॉइंट की रेंज में डाउ रहकर 10 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक पूरे 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कल पूरे 2 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सुस्ती का माहौल कैसा है। कैपिटल गेन टैक्स नहीं बढ़ेगा, ये पुष्टि आ चुकी है आईटी विभाग की तरफ से, और ये एक बड़ी राहत की खबर, जिसने कल दोपहर में 1 बजे के बाद करेक्शन जो ट्रिगर किया था, जहां से बिकवाली का तेज माहौल बना था, वो खबर झूठी साबित होती दिख रही है। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़कर अब 6,400 रुपये प्रति टन हो चुका है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे अच्छे पेश किए हैं। विस्तार से विश्लेषण करेंगे, और टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, इन पर भी रहेगी नजर। कल तो भारी पिटाई हुई थी टाटा कम्युनिकेशंस की, तो देखते हैं आज नतीजे पर टाटा कम्युनिकेशंस कैसे रिएक्ट करता है। नतीजों पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बाकी इंश्योरेंस काउंटर्स पर भी आपको रखनी है नजर। बहुत ही फ्लैट कारोबार हो रहा है इस समय अनिल जी, बट जो कल की बड़ी खबर है उस पर पहले बात करते हैं। वहीं से करते हैं शुरुआत कि 2 बजे जब हम बात कर रहे थे तो बात यही थी कि आधे 1 घंटे पहले तो उस समय 1-1.5 बजे करेक्शन भी आया था बाजार में, और उसका ट्रिगर भी ये माना जा रहा था। कुछ खबरें चल रही थी कि इनकम टैक्स में बदलाव हो सकता है, ब्लूमबर्ग से आई थी खबर, कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव हो सकता है। उस पर आपने कहा कि ये तो पॉसिबल है, लॉजिकली नहीं है। तो एक बार मैं सुनना चाहता हूँ अनिल जी ने क्या कहा था, फिर इस पर अनिल जी से सवाल भी पूछते हैं। वो हमारी आदत ये पड़ी हुई कि कैपिटल गेन टैक्स के नाम से हमें बहुत डर लगता है। हमारी आदत पड़ी एसटीटी के नाम से बड़ा डर लगता है। ये एसटीटी बढ़ाया था ना बजट के बाद में, उस दिन भूल गए। तो होना जाना कुछ नहीं है फालतू में। अगर जो लोग इस खबर के दम पर सोच रहे हैं कि बाजार खराब हो जाएगा या मंदी हो जाएगी, वो फालतू बात है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव की कोई योजना नहीं है। उनकी तरफ से सोर्स बेस ये खबर है, और हमारे वित्त मंत्रालय के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इस तरह के टैक्स के नियमों के बदलाव की जो खबरें हैं वो गलत है। इस तरह का कोई विचार नहीं है कि वित्त मंत्रालय टैक्स के नियमों में बदलाव करे। और खबर ये भी आ रही कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की जो खबरें आ रही कि शायद टैक्स रिफॉर्म्स में ट्वीक करने के लिए वित्त मंत्रालय इस पर विचार करे, एक पैनल बनाए, कमेटी बनाए और शायद इनमें कम करे। लेकिन हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा है। तो एनालिसिस अनिल जी, एक तो खबर आने से पहले जो जिस समय बाजार रिएक्ट करता था वो आपकी सटीक रही कि आपने कहा ऐसा होने वाला नहीं है, लॉजिक ही अगर आप लगाए नहीं होने वाला है, और फिर बाद में हमने देखा हमारे सूत्रों के हिसाब से आया कि ये नहीं होने वाला है, और उसके बाद तो आईटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी इस पर दी है। तो बढ़िया रीडिंग रही सिचुएशन की। दीप, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो 1:30 बजे के बाद जब बाजार तेजी से घटना शुरू हुआ तो मैं यही सोचा, हमने कहा गिरे क्यों। जब देखा कि ब्लूमबर्ग पर ये रिपोर्ट आई कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए जा सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही, इस तरह का प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री में चल रहा है, उसके बाद गिरे। तो हमने खाली अपना लॉजिकल दिमाग लगाया। उस समय हमारे पास कोई खबर नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला। लॉजिक क्या था, अभी तो बजट खत्म हुआ है, बजट के तुरंत बाद क्यों? अगर बजट के बाद करना ही था तो बजट के बाद एसटीटी बढ़ाया, तो ये क्यों नहीं? करेक्ट। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इक्विटी में दुनिया भर में टैक्स जो नॉर्मल रेट्स हैं उनमें कम लगता है, क्योंकि उसको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मानते हैं, और वो रिस्क कैपिटल आपको चाहिए देश की ग्रोथ के लिए, तो फिर हम अलग से ऐसा क्यों करेंगे? और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका टैक्स कलेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है
इतना स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन है, ऐसा तो है नहीं कि टैक्स डेफिशिएंसी है, गवर्नमेंट की उम्मीद से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? अननेसेसरी आप क्यों अच्छा खासा माहौल बना हुआ है जिसमें कुछ हज़ार करोड़ टैक्स और जुटाने के लिए पूरे कैपिटल मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर देंगे, जहाँ कैपिटल रेजिंग मुश्किल हो जाएगा। तो इलॉजिकल बात थी। ये तो हमारा 2:10 का विश्लेषण था, और तब हमने सोचा कि क्यों ना इस खबर का पता लगाया जाए, सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है। और हमने हमारे वित्त मंत्रालय के सोर्सेज से जब पता लगाया, तो फिर उसके बाद खबर भी आपने देखी चलिए कि नहीं, इस तरह की कोई बदलाव नहीं होंगे, ये हमने बताया। थैंक गॉड, थैंक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भगवान के बराबर ही है। उनको धन्यवाद कि उन्होंने टाइमली क्लैरिफिकेशन दे दिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो। चाहे हम कहें कुछ, कोई और कहे, लेकिन अगर वित्त मंत्रालय कहे या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहे, तो उसकी एक्यूरेसी लोग ज़्यादा बिलीव करेंगे। हम तो सोर्स बेस बता रहे हैं, लेकिन जो सोर्स बेस हमने बताई वही सेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। कल ये ट्वीट आपके सामने आ चुका है। सो भाइयों, शांत हो जाएं, बिना मतलब की चीज़ों पर पैनिक ना करें। बात वही है, यदि बढ़े हुए मार्केट में गिरने के लिए अगर कोई छोटा ट्रिगर चाहिए, इस तरह की खबर आती है, आप गिर जाते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बड़ा इशू है। कम से कम अगले बजट तक तो आराम से चैन की नींद सोएं। अगले बजट के वक्त देखेंगे कि आना है या नहीं आना है। आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई इस तरह की चीज़ होगी या होनी चाहिए। सो चैप्टर ओवर, खत्म। हाँ। और अगर इस वजह से किसी लोगों को मूड खराब, वो देखो, मार्केट गिरना है बढ़ना है वो एक अलग चीज है, लेकिन वजह तो सही होनी चाहिए ना। तो इस वजह से घटना मिलता है। तो एक तरह से मैं कहूँगा आज के लिए कि ये बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी मानकर चल सकते हैं कि अगर जिन लोगों को कल डर था, जिन्होंने ये खबर देखकर अपनी पोजीशन कम की या शॉर्ट की, उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो अच्छी खबर है कि क्लेरिफिकेशन आ गया और एकदम क्लेरिफिकेशन राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आया। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? तो थोड़ा वही है कि सिचुएशन समझकर आप करें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो कल 2 बजे सिचुएशन पड़ी है जी, एकदम परफेक्ट रही, तो क्लैरिफिकेशन आ गया। अब इस मुद्दे पर और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हमारी खबर पर भी आपको मुहर लगती हुई दिखी है। चलिए, ये तो अच्छा एक्शन रहा। हमारे बाजार की भी बात करते हैं सर। उससे पहले एक बार जरा ये जो कंसोलिडेशन आ गया अमेरिकी बाजारों में, इस पर भी आपसे पूछना चाहूँगा। आपने हमारे बाजारों के लिए तो कहा है ओपनर्स पर रिएक्ट नहीं करिए, बट हाँ, वन डाउन कैसे नतीजों का प्रदर्शन कर रहा है उस पर करिए। अमेरिका में 4-5 बैंक्स के नतीजे आ गए, कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। कल गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, दोनों के नतीजे आए, उस पर भी हमने कुछ रिएक्शन नहीं देखा। मतलब कुछ भी करने के मूड में नहीं है। 4-4, 5-5 पॉइंट में पूरा दिन ट्रेड हो रहा है सर, ये क्या है? देखो, ये पैसा है कि रिएक्शन नहीं देना भी एक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, ये मेरा रिएक्शन है। मेरा रिएक्शन लेकिन बात हुई है दीपी, आप और हम कौन है डिसाइड करने वाले कि बाजार को किस चीज पे कितना, कब और क्यों रिएक्शन देना चाहिए? यही बाजार की खूबसूरती है। कई बार ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं होती उस पर बड़ा रिएक्शन आ जाता है, आप सोचते हैं अरे यार ये इसमें क्या था, इतना क्यों? और कई बार ऐसे कि इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन रिएक्शन नहीं आता है। सो एक्चुअली उसको है ना, आप एक पर्सपेक्टिव में देखिए। पर्सपेक्टिव क्या है? अमेरिकी बाजारों में भी एक तरफा तेजी हुई है निचले स्तरों से, और उस तेजी के बाद अमेरिकी बाजार यहाँ समय बिता रहे हैं। हम अमेरिकी बाजारों को फॉलो कर रहे हैं। हमने अमेरिकी बाजारों की तेजी 4-5 दिन हो जाने के बाद हमने शुरुआत की। इस बार हम थोड़े लेट लतीफ है, पीछे चल रहे थे। करेक्ट। सो अमेरिकी बाजार पहले भाग गए। पहले नैस्डैक भागा, फिर डाउ भागा, फिर दोनों कंसोलिडेट करें। करेक्ट, यही हुआ है अमेरिका में पिछले 3 हफ्तों का आप निकाल के देख लीजिए डेटा। हमारे यहाँ क्या हुआ, हम थोड़ा लेट चलना शुरू हुए, और लेट चलने के बाद पिछले 2 दिनों से हम भी वही दिखा रहे हैं। सो जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, कुछ भी नहीं बदला है। ना कोई आपके बॉन्ड यील्ड्स में बड़ा बदलाव है, न डॉलर इंडेक्स में बड़ा बदलाव है, न कच्चे तेल के दाम कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सोना चांदी के दाम, सोना $20 $25 ऊपर नीचे की रेंज में चल रहा है। नया कुछ भी नहीं हो रहा। नया हो रहा है तो सिर्फ ये कि कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों पर मार्केट का रिएक्शन। अब इसमें भी दिक्कत क्या है दीपी, जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी पर रिएक्शन है। हाँ। सो उस वजह से आपको ओवरऑल इंडेक्स में रिएक्शन कम दिख रहा है। अब नेटफ्लिक्स के नतीजों पर आज थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा, जो कि बाजार बंद होने के बाद कल आए। थोड़े खराब नंबर्स हैं, तो इस वजह से आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े से दबे हुए दिख रहे हैं, आज थोड़े नीचे दिख रहे हैं। वो नेटफ्लिक्स के रिजल्ट थोड़े ढीले आए हैं बाजार बंद होने के बाद। तो मेरा ये समझना है कि कोई खास जब तक नया ट्रिगर ना बने तब तक ऐसे रहेगा। एक ट्रिगर जो बनने की कोशिश हो रही है, अब काफी हद तक दबी जबान में अमेरिका के लोग, लोग से मतलब मेरा बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट, मार्केट के लोग हैं, वो ये बात करें कि ब्याज दरें 1 नहीं 2 बार बढ़ाई जाएंगी।
ये एक नया ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। कल कुछ कमेंट्री भी थी, कल कमेंट्री कुछ ऐसी बनी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक नहीं दो बार, अगर अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है दीप, क्योंकि अब है ना जब हमें पता है कि बाजार सुस्त है, तो अब नेक्स्ट किस चीज पर बाजार रिएक्शन करेगा वो अंदाजा लगाना जरूरी है। अब दो चीज कर सकते हैं, एक तो ये कि वो अंदाजा आप लगा सकते हैं जो पॉसिबल है, आपका दिमाग चल सकता है कि ये हो सकता है, और दूसरी चीज है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। सो आउट ऑफ सिलेबस तो आपको पता ही नहीं, तो फिर दिमाग ही क्यों लगाना। क्या नई चीज ट्रिगर दे सकती है अमेरिकी बाजारों को, और वो ये कि फेड के 2 सदस्यों ने और 2 बार ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए, एक नहीं 2 बार। बुलेट साहब ने कहा भी वो रेंज दे दी उन्होंने बड़ी वाली। तो उस हिसाब से अगर इस बात को अमेरिकी बाजार सीरियसली लेने लगे है ना, यस सर, अगर सीरियसली लेने लगे तो फिर कल फिर 1-2 दिनों में आपको मूव आता दिख सकता है। वैसे कल अमेरिकी डाउ फ्यूचर्स 10 पॉइंट नीचे बंद हुए, लेकिन डे हाई पर बंद हुए। यस करेक्ट। हाँ, नैस्डैक फ्यूचर्स डे लो के आसपास बंद हुए, दोनों अलग दिशा में चल रहे हैं। सो आई थिंक अगला बड़ा ट्रिगर अगले 1-2 दिनों के लिए अगर बाजार को मूव करना है, अगर अमेरिकी बाजारों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं ब्याज दरें 2 बार बढ़ेगी, तो बाजार यहाँ से थोड़ा नीचे जाने को तैयार है। अच्छा, हाँ, 2 बार तो तैयार नहीं है, मतलब वैसे नहीं 2 बार के लिए अमेरिकी बाजार मेंटली अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हाइक हो जाए, वो आखिरी होनी चाहिए। अगर 2 बार हाइक होने की संभावनाएं बनेगी तो बाजारों के लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। सो नॉन ट्रिगर्स में अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर किस तरह का माहौल बनता है अगले 2-3 दिनों में, फ्राइडे तक, ये अपने ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई रिजल्ट बहुत अच्छे या बहुत खराब आ जाए, वो तो अपने को पता नहीं है, अपने को यहाँ के रिजल्ट ही नहीं पता, तो वहाँ की क्या पता है ना। तो उसके बेसिस पे बाजारों का कोई रिएक्शन आए तो इन 2 ट्रिगर्स पर नजर रखनी है। ठीक है, तो चलिए 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स वहाँ पर हो गए। हमारे बाजारों के लिए भी सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, इस पर फिर आपसे बात करेंगे। इंडेक्स लेवल पर तो कल हमने सुस्ती देखी, ऑलमोस्ट फ्लैट ही एक्शन रहा, बहुत ही रेंज में कारोबार था, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको बढ़िया आते हुए दिखे थे, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में। एक बार पहले देख लेते हैं इस पर अनिल जी का कल क्या कहना था, फिर आज के लिए नजरिया लेते हैं। पैसा कैसे बनेगा? फिर बनेगा कैश के स्टॉक्स में। ये जो अगली लाइन है वो बहुत काम की है। अब धीमे धीमे आपकी तेजी ब्रॉडर मार्केट में फैलेगी, कैश मार्केट के स्टॉक्स में फैलेगी। तो जो स्टॉक आपको डिलीवरी के लिहाज से पसंद है 2-4 हफ्तों के लिए, पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, और जिनको आप मूड माहौल अच्छा होने के बाद खरीदना चाहते थे, वो गॉट इट, ये काम की चीजें आप, ठीक है ना। ठीक है, इन चीजों पर बिल्कुल फोकस बना के रखें। और बिल्कुल ऐसा ही हमने कल भी होते हुए दिखा। इनफैक्ट 2 दिनों से थोड़ा बाजार कंसोलिडेशन में भी आ गए, बट मिड कैप इंडेक्स देखिए सर, डेज हाई पर बंद हुआ, 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन था, ब्रॉडर मार्केट में मूव आ रहे। तो वही आपने जो बात कही है, ये अब और भी एक्सपेक्ट करें कुछ दिनों के लिए इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स करना चाहिए, क्योंकि देखिए 1000 पॉइंट आपका निफ्टी चल जाए निचले स्तरों से और नॉन स्टॉप चले, और उसके बाद थोड़े बहुत स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस भी आ चुकी है कैश मार्केट के स्टॉक्स में। अब आप है ना वो अप्रैल मई 2022 वाली तेजी सोचें तो वैसे नहीं मिलती। हाँ, तेजी होगी धीमे धीमे वाली, और क्वालिटी स्टॉक्स में ही होगी, सब जगह नहीं होगी, लेकिन फिर भी ब्रॉडर मार्केट आपके लिए थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। सो आई थिंक अब भी आज भी दीप, और अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, कम से कम अप्रैल के बचे हुए महीने के लिए, आपको क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहाँ करेक्शन ठीक हो गया है, और एक ही कंडीशन पे खरीदना है। जी सर, जिस कंपनी के नतीजे अच्छे आने का कॉन्फिडेंस हो, या थोड़ा भी रिजल्ट अच्छे आएंगे या खराब आएंगे पता नहीं है, या जहाँ रिजल्ट खराब आएंगे अगले क्वार्टर अच्छे आएंगे, इस वाले खराब आएंगे, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना ना। अच्छा, हाँ, ये फिर से कई बार क्या होता है कि आपको लगा अच्छा चलो ये क्वार्टर खराब है ना, क्या फर्क पड़ना है, अगले क्वार्टर का रिजल्ट तो वहां से सुधर जाएगा, वहां से बेहतर होगा, वो तो कोई फर्क नहीं ना, फर्क पड़ता है। जिस कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के खराब आने की उम्मीद है, या आपको नहीं पता अच्छा आएंगे या खराब, दोनों में से कुछ भी हो सकता, वो अभी अवॉइड करिए। हाँ, वो रिजल्ट्स के बाद लीजिए। जहाँ ये कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जांपल सरकारी बैंक है, आपको कॉन्फिडेंस है रिजल्ट अच्छे आएंगे। कोई 25 में से 2 सरकारी बैंक, 5 सरकारी बैंक खराब दे दे, 20 तो अच्छे ही देंगे। अब उतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 20 कौन से हैं जो अच्छे दे सकते हैं, उन 20 में से टॉप 3 तो आपको चुन लेने हैं। सो जैसे वो स्पेस है, आपको पता है कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, वहां पे फोकस करिए। इस तरह की जो भी कंपनी स्पेसिफिक आपको लग रहा है कि जहां रिजल्ट की रिस्क नहीं है, वहां आपको खरीदारी करनी है कैश में, क्योंकि ट्रिगर स्टॉक के लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है, इसलिए रिजल्ट की रिस्क जहां नहीं है वहां खरीदारी।
सो अगले 2 हफ्ते से 4 हफ्ते का व्यू आप कैश के स्टॉक्स पर लेकर चलना चाहते हैं तो अच्छे रिजल्ट वाली कंपनियों पर फोकस करके खरीद लीजिए। गॉट इट। ये क्योंकि देखो मार्केट यदि कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब इंडेक्स करने का मौका दे रहा था, इंडेक्स में लार्ज कैप्स में मौका मिला तो लार्ज कैप नहीं है तो मिड कैप्स में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि सब चलेंगे। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार दिमाग में बैठ गया ना कि ये करना है, फिर आपको स्टॉक ही सेलेक्ट करना है। थीम, सेक्टर, ये चीज़ दिमाग में बैठ गई कि हाँ ये अपना पोजीशनिंग ये है, बस फिर स्टॉक सिलेक्शन का काम आसान हो जाता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पहले स्टॉक से जाते हैं और फिर देखते हैं अब इन ये चलेगा नहीं है। तो आप मार्केट का कॉल छोड़कर इस कॉल पे आइए कि स्टॉक कौन सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है रिजल्ट के लिहाज से, वहाँ पर खरीदारी सेफ है। मतलब 100% तो नहीं होता मार्केट है, लेकिन हाँ एटलीस्ट वहाँ पर आपके पैसे बनने की चांस ज़्यादा है। समझ गया, ठीक है। कल आपने कुछ बढ़िया 3-4 निवेश के मंत्र बताए थे जिसमें आपने ये स्टॉक्स बोला, कमेंट्री है पर रोज की होती है, तो आज भी 2-3 चीज़ें मैंने लिखी है जो मैं आपको बता दूं। ग्लोबल मार्केट में और हमारे मार्केट में थोड़ा सा एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा वक्त बिताने की जो प्रोसेस है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन है, वो होना भी चाहिए और बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है। कैश मार्केट के शेयरों में एक्शन थोड़ा और बढ़ेगा, धीमे धीमे सेलेक्टिवली बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स आपको पैसा बनाने का पूरा मौका देंगे। और 2 चीज़ें और है, 17,500 ऊपर जब तक निफ्टी बंद हो रहा है तब तक तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर के तौर पर डरने की जरूरत नहीं। 17,500 के नीचे अगर बंद होता है तो आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कम करनी चाहिए। और 41,000 के नीचे अगर 41,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको पोजीशन कम करनी चाहिए। जब तक इन दोनों के ऊपर हैं क्लोजिंग बेसिस पे तब तक बाय ऑन डिप्स है। जिस दिन इनके नीचे बंद होंगे उस दिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन को कम करेंगे, खत्म करेंगे, फिर वापस नए ट्रिगर का इंतजार करेंगे। ये आपकी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। गॉट इट। कल निफ्टी खराब हुआ है, लेकिन एक्स रिलायंस देखें तो निफ्टी में ज़्यादा दिक्कत थी। 1.5% आपका रिलायंस नीचे बंद हुआ है। तो आप सोचो परसों 3% ऊपर खुल रहा था रिलायंस प्री ओपनिंग सेशन। करेक्ट, याद है मुझे। वहाँ से मतलब कहाँ चल के आई थिंक रिलायंस की वजह से थोड़ा सा निफ्टी दबाव आ रहा, अदरवाइज उतना बुरा हाल नहीं था निफ्टी का भी। और बैंक निफ्टी तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देने की कोशिश कर ही रहा है। बिल्कुल 2 दिनों से है। कल आईटी भी उतना खराब नहीं था, इनफैक्ट सेकंड हाफ में तो आईटी एक्टिव भी हो गया था। आईटी तो अच्छा लगने लगा सेकंड हाफ में तो अच्छा, और स्पेशली मुझे लग रहा है कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों के शेयर कल देखिए परसिस्टेंट, कोफोर्ज जिस तरह से मजबूत होकर आ रहे हैं। और कल आपने फिर से, मैं आपको तीसरी बार कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ उस सवाल के लिए। अरे जब कल आपने वो आपकी बात करते करते ही निकला, लेकिन उसमें योगदान आपका वो अच्छा था कि अब आईटी शेयरों के रिजल्ट्स का क्या होगा। तो अब आईटी शेयरों के रिजल्ट्स में बहुत क्लियर कट है कि एक तो ये कि कोई भी आईटी कंपनी का खराब रिजल्ट पूरे सेक्टर पर असर नहीं डाल पाएगा। और किसी भी आईटी कंपनी के शेयर ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो शेयर अच्छी दौड़ भी लगा सकता है। सो आई थिंक आईटी कंपनियों में अब मिड कैप आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्शन में रह सकते हैं। बस दिक्कत ये कि मैं नहीं चाहता था कि ये रिजल्ट के पहले बढ़ जाए, लेकिन कल से रिजल्ट के पहले ही बढ़ने के संकेत दे दिए। और आज गार्टनर की तरफ से भी एक गाइडेंस आया आईटी शेयरों को लेकर, उन्होंने अपना मेंटेन रखा है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक पॉजिटिव है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात उन्हें नज़र नहीं आती, तो ये बड़ी बात है। करेक्ट। तो ग्लोबल आईटी कंपनियों के लिहाज से वो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आईटी को सपोर्ट रहना चाहिए दीप, थोड़ा सा आना चाहिए। एक बात बताऊँ आपको जी सर, 5-6 साल पहले पीछे फ्लैशबैक में जाइए जी। एक ज़माना था हम आईटी शेयरों को डिस्कस कैसे करते हैं, बहुत सब लोग भूल गए होंगे। मैं बताता हूँ आप जी, रुपए की चाल से आईटी शेयर को वो डायरेक्ट लिंक होता था। डायरेक्ट लिंक, करेक्ट। यस। आज रुपया कमजोर हुआ आईटी शेयरों के लिए, पहले सबसे पहले। करेक्ट। आज पिछली बार कब किसने बात की? लंबे समय में नहीं हुई बात। ये बताने के पीछे पर्पस ये है दीप कि मार्केट में कब कौन सा ट्रिगर, किसी सेक्टर के लिए कब कौन सा ट्रिगर काम करेगा, करेक्ट सर, वो पकड़ में आना जरूरी है। एक जमाना था, मुझे याद है, महंगाई के आंकड़े आते थे 12 बजे दोपहर में, और हर हफ्ते आते थे। और महंगाई के आंकड़ों के दम पर सेंसेक्स 100 मतलब 1% 2% ऊपर नीचे हो जाता था। आजकल महंगाई के आंकड़ों मतलब इतनी महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो हर वक्त बाजार के ट्रिगर बदलते रहते हैं। और ये आईटी कंपनियों के लिए जो ट्रिगर खत्म हो गया है रुपए की कमजोरी या मजबूती का, वो इसलिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों में आईटी कंपनी ने ये समझ लिया है कि हमारी डॉलर आय के सामने हमें हेज कैसे रहना है। तो अब उनकी परफेक्ट हेजिंग रहती है, इसलिए वो फॉरेक्स लॉस या फॉरेक्स गेन वो खत्म ही हो गए। करेक्ट। तो आप डॉलर आय को अपनी संभाल के रख पाते हैं।
तो आईटी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा काम ही आज यही है, हेजिंग और ट्रेजरी मैनेजमेंट। कैश फ्लो तो करना ही नहीं, आने इनकमिंग या आउटगोइंग तो कुछ है नहीं, सैलरी देनी होती बस। करेक्ट। बाकी छोटे मोटे खर्चे, कंप्यूटर वगैरह के, लाइट बिल के सारे, और तो उनका वो है और नहीं। कुछ है नहीं। तो दो ही तो काम करने हैं, जो डॉलर आ रहे हैं उनको प्रॉपर हेज करके रखो, ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी प्रेडिक्टेबल इनकम होनी चाहिए। सर। और दूसरा ये कि जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है कैश, जब तक आप शेयर होल्डर्स को नहीं बांट रहे हो, कोई एक्सपेंशन में तो लगता नहीं, उसका मैनेजमेंट के कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, बस कैसे डिप्लॉय करना है। समझ गया, ठीक है। तो चलिए, आईटी कल भी थोड़ा फोकस में था, रिकवर हो रहा था। आज कुछ आईटी को लेकर खबरें भी हैं, इस पर भी आपके लिए हाईलाइट करेंगे थोड़ी देर में। पर आइए आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं पहले सर। ग्लोबल संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पर रखे हैं दीप मैंने, नेगेटिव से न्यूट्रल मान सकते हैं। एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव से न्यूट्रल साइड मान सकते हैं। डीआईएस के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल मान सकते हैं। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। ठीक है। आज एक ही सपोर्ट जोन दिया है मैंने निफ्टी का, 17,500 17,575, ये मजबूत सपोर्ट जोन है, यही काम का है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, ठीक है। हो सकता है 17,625 से हम सपोर्ट लेने की कोशिश करें, जो कल हम कह रहे थे 625 17,575 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आज के लिए यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। ऊपर 17,700 750 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 800 850 वो रेंज है जहाँ 100% प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 41,842,000 ये है आपके लिए सपोर्ट जोन। इसके नीचे 41,525 41,725 100% बाय जोन है। वैसे तो इतना नीचे आएगा नहीं, अगर गलती से आजकल में मिले तो इस रेंज में खरीदारी ज़रूर करनी है, क्योंकि मूड माहौल 41,500 के नीचे ही बदलेगा, ठीक वैसे जैसे 17,500 के नीचे निफ्टी पर। ठीक है। ऊपर 42,500 42,600 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 42,825 से 42,950 वो रेंज है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आपको करनी ही चाहिए। ये आपके लिए बड़े जोन। ठीक है सर। 2 दिन में हमने देखा है कंसोलिडेशन में पोजीशन से एक तो थोड़ी कम हुई थी एफआईएस की, पुट कॉल रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा कम हुआ है। देखिए कल के 2 दिनों से निफ्टी जो कम हुआ है, और कल बैंक निफ्टी भी फ्लैट था, तो उस हिसाब से एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का थोड़ा घटा है, बैंक निफ्टी का थोड़ा घटा है, कंफर्टेबल है, विक्स में कोई खास बदलाव है नहीं। अब आइए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए 17,500 जो हमारा स्टॉप लॉस है, 25 पॉइंट का कंफर्ट जोन लेकर 17,475 किया है। 17,475 को आप स्टॉप लॉस के लेवल के तौर पर लेकर चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में इंट्राडे 41,800, क्लोजिंग 42,000। आप चाहें तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। किसी को इंट्राडे 42,000 रखना है रख सकता है, किसी को क्लोजिंग 41,800 रखना है रख सकता है। स्टॉप लॉस के लेवल दोनों ही हैं, आपको जो ठीक लगे वैसा कर लीजिए। ठीक है सर। शॉर्ट साइड 17,850 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका दोनों स्टॉप लॉस यही है। और बैंक निफ्टी पर 42,600 का हाई आपने परसों बनाया है, कल 42,500 का हाई था। 42,600 के थोड़ा सा ऊपर 42,625 का इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। सिंपल, गॉट इट सर। ठीक है। नई पोजीशंस बताएं। 17,525 17,600 ये वो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। निफ्टी अगर इस रेंज में पहुंचता है, थोड़ा 600 में 500 525 550 के आसपास, 500 के आसपास थोड़ा और ले लीजिए। टुकड़ों में 2-3 टुकड़ों में आप कर सकते हैं खरीदारी। 17,475 या 17,450 का सूटेबल स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। टारगेट जो बनेंगे वो 17,650 और 17,700 दो छोटे टारगेट हैं। 17,725 750 दो मीडियम टारगेट है। 17,800 825 फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये आपके लिए खरीदारी की रेंज। अब आइए बिकवाली की बात। बेचना है 17,750 से 17,825 की रेंज में 100% बेचना है। 17,800 पे 17,700 पे ही बेचना है कि नहीं, वो हम उस समय डिसाइड करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी जो डिसीजन है वो 750 से 825 की रेंज का है। 17,700 पे बेचने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जब आप एफएनओ के डेटा पूछेंगे तब मुझे पूछना, मैं बताऊंगा। तो 17,750 825 ये परफेक्ट रेंज है बेचने की। 17,900 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,700 और 17,650 दो छोटे टारगेट हैं। 17,625 और 602 मीडियम टारगेट, और 17,575 तक के टारगेट के लिए करनी है वाली। ठीक है सर, गॉट इट। डन। अब आइए बैंक निफ्टी। खरीदना है आपको बैंक निफ्टी, और खरीदने के लिए 40,841,000 ये परफेक्ट रेंज है। इस रेंज में 41,842 है। 1,000 पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लीजिए, ज़्यादा एग्जैक्टली छोटा ही तो बोल रहा हूँ, 1,000 का ही तो बोल रहा हूँ। कल आपने वैसे बोल दिया था 1,000 पॉइंट की रेंज है। 41,842,000 ये है आपके लिए रेंज खरीदारी करने के लिए। आज से छोटा सा स्टॉप लॉस 41,750 पर लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 42,100 175 दो छोटे टारगेट, 42,275 42,375 दो मीडियम टारगेट,
42,450 और 42,500 बड़े टारगेट के लिए। कल भी बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 42,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय दी थी, आज भी वही है। कल की सेम स्ट्रेटेजी आज है बैंक निफ्टी में, दोनों ही रेंज में भी और वो भी आज भी सेम ही रखी है। ठीक है, 42,000 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 42,375, 450 दो छोटे टारगेट है, 500 और 602 मीडियम टारगेट है, 42,725 का बड़ा टारगेट है जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है सर, डन, राइट। आइए बेचने के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अब तक बेचने का सिग्नल दिया नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब नहीं कि सिग्नल कोई नहीं दे रहा मतलब गिरेगा नहीं या घट नहीं सकता। लेवल से सब कुछ हो सकता है काम। तो 42,500 से मूड बनाइए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो 42,450 से भी मूड बना सकते हैं, लेकिन 500 से 600 ये रेंज तो रुकावट की दिख रही। 2 दिनों का टॉप यहाँ पर है, यहाँ पर पहला शुरुआत करें, फिर 725 तक आप ऊपर में बेच सकते हैं बैंक निफ्टी। स्टॉप लॉस 42,850 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 42,450 और 42,375 दो छोटे टारगेट, 42,275, 42,150 दो मीडियम टारगेट, 42,000 और 41,800 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। गॉट इट सर। वैसे बैंक निफ्टी भी अब 9 दिन स्ट्रेट पॉजिटिव बंद हो चुका है। बैंक निफ्टी एक दिन बीच में आया था। बैंक निफ्टी का डेटा तो दीप ऐसा है कि 12 दिन में से सिर्फ एक दिन नेगेटिव हुआ है। हाँ, 12 में से 11 दिन पॉजिटिव हुआ है जी। ओके, डेटा पर भी अब बात है। बैंक लिस्ट में तो कोई बदलाव है नहीं। तो 17,700 17,700 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। मैं इसलिए बता रहा कि क्यों 17,700 पे आपको मूड बनाना चाहिए कि बेचू ना बेचू। 17,700 पर 1.25 करोड़ 1,27 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। कल बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है और आप उसके थोड़ा नीचे बंद हुए हैं, करेक्ट। इसलिए जब तक आप 40 पॉइंट बढ़ भी जाते हैं आज, ध्यान से सुनिएगा, तब तक आप तेजी में नहीं है। तो आपके लिए 17,700 725 पहला कंजेशन जोन है। इसको पार करके टिकेंगे तो ही तेजी का मूड बनाना है, अदरवाइज आप ढीले हैं। गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा बदलाव है। 17,700 725 आपके लिए कंजेशन जोन है, तगड़ी कॉल राइटिंग है। 17,600 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और उसके बाद 17,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है। सो ब्रॉडली रेंज जो दिख रही है, ऊपर 17,700 725 है, नीचे में 17,575 17,600 दिख रहा है। फिलहाल ये आपके वायदा कारोबार के डेटा की याद से। बैंक निफ्टी 42,000 मजबूत सपोर्ट है, 32 लाख शेयर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, और 42,500 के कॉल राइटर यहाँ खड़े हैं, 42 लाख शेयर। सो 42,500 600 के आसपास पक्का प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बिकवाली एक बार कर सकते हैं, बिकवाली ना भी करें तो प्रॉफिट बुक करें, और 42,000 के नीचे जाने पर ही आपको मंदी के बारे में सोचना है। तो ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी दोनों तरफ में से कहीं कोई खास करने को तैयार नहीं है, थोड़ा वक्त और बिताएगा, थोड़ा वक्त और। लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर की अपसाइड लिमिटेड दिख रही है निफ्टी में। इसलिए कल आपको याद होगा, कल हम ये भी बात करें कि निफ्टी लॉन्ग करके नहीं जाना है। अगर लेना ही है तो बैंक निफ्टी करके लें। निफ्टी की अपसाइड दिख रही है, 700 750 की रेंज में अपसाइड दिख रही है कि उसको पार करने में पसीना आएगा। ट्रिगर्स कुछ अच्छे चाहिए। डाउ फ्यूचर्स करा सकते हैं हम 100 ऊपर, कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा नेटफ्लिक्स का नंबर्स का रिएक्शन इससे थोड़ा वीक दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स कितने 30-40 पॉइंट नीचे है, 50 नीचे है। 50 नीचे। और फंड्स का डेटा सर, वैसे फंड्स के डेटा में अब दूसरा दिन हो गया जहाँ पर कैश की बिकवाली, और फ्यूचर्स में तो कल कुछ भी नहीं किया है। फ्यूचर्स में तो बिल्कुल कुछ नहीं। 70 करोड़ के इंडेक्स और 187 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, 800 करोड़ की बिकवाली ठीक है, कोई खास बड़ी नहीं है। 400 करोड़ सामने लोकल फंड ने भी खरीदे, ठीक ठाक डेटा है, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। नंबर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ही था, रिजल्ट्स का रिव्यू भी तो करना है, भूल गया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे साल दर साल आपको नतीजे बेहद मजबूत नजर आएंगे कि आपके नेट प्रीमियम, माफ कीजिएगा, नेट प्रीमियम आपकी 12% बढ़ी है, मुनाफा 40% बढ़ा है। साल दर साल नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही नतीजे मिले जुले उतने मजबूत नहीं है। जो अच्छे नतीजे आए उसकी वजह है कि एक तो नेट प्रीमियम इनकम में इनकी जो कमाई हुई है वो है, और दूसरा इनके कमीशन के जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम हुए, उससे नतीजे मजबूत दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से भारतीय एक्सा के जो मर्जर का है थोड़ा इम्पैक्ट वो भी होना चाहिए, उस वजह से नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो थोड़ा मार्केट शेयर कम भी हुआ है। बाकी रेशियोज़ के लिहाज से देखेंगे तो नंबर्स उतने दमदार नहीं है। शायद यही वजह कि बड़े अपग्रेड तो कोई है ही नहीं, बल्कि जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने थोड़े थोड़े अपने टारगेट घटाए हैं। अब लेकिन इसके साथ एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दीप, और ये कि पूरे साल भर में इन शेयरों ने कुछ किया नहीं है एक साल में। और पिछली तिमाही से अब तक भी देखें तो शेयर 13% नीचे है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% नीचे, बिल्कुल। यानी कि खराब रिजल्ट्स काफी हद तक प्राइस्ड इन, ये भी ध्यान रखना। अब खराब रिजल्ट प्राइस इन तो है, लेकिन पिछले हफ्ते में 4% बढ़ा है। यस सर। अब ये पिछले हफ्ते में 4% जो बढ़ा है, ये नतीजों की वजह से बढ़ा है या बाजार ही तेज था, करेक्ट, ये कहना मुश्किल है। तो हल्की सी जो अगर ये 4% की खरीदारी हुई, ये नहीं हुई होती तब तो मैं कहता था कि अगर नीचे खुलेगा तो पक्का शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। लेकिन फिर भी अंडर ऑन स्टॉक है, 52 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास चल रहा है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं होनी चाहिए। अगर बढ़ेगा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, घट कर खुलेगा तो नीचे से कवरिंग आएगी। ओके, हाँ, जो खुलेगा उसके विपरीत ट्रेड करना चाहिए, ऐसा लगता है। बट फिर भी एक बार आज वेट एंड वॉच करते हैं। मैं प्राइस एक्शन पर बहुत कॉन्फिडेंटली क्लियरली राय नहीं देना चाहता कि मार्केट कैसे लेता है, ये देखने वाली बात है। समझ गया सर, बट ठीक है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक ही बड़ा नतीजा है जिस पर आपको रिएक्शन आएगा। आइए हमारी टीम के साथ भी ये थोड़े नतीजे, साथ ही खबरें और ब्रोकरेजेस के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष है हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं आज की। जी बिल्कुल, नतीजे भी हैं और कई सारे ट्रिगर्स भी हैं, जिसमें नतीजों में अगर आप बात करें तो एफ एंड ओ में आपको टाटा कम्युनिकेशंस के जो है पोस्ट मार्केट हो सकता है आपको नतीजे आते हुए दिखे। कैश में मैस्टेक, आईसीसीआई सिक्योरिटीज़ और आलोक इंडस्ट्रीज जहाँ पर दिखेंगे आपको नतीजे आते हुए दिखे। बीएमएल लैंड असेट्स जो है आज से उनका जो लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ग्लोबल सर्विसेज यहाँ पर जो इनका 50% जो आईपीओ का लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब वो ए ग्रुप के अंदर आ जाएगा टी ग्रुप से, क्योंकि अगर आप उसके चलते अगर आप देखेंगे प्राइस बैंड जो है, प्राइस बैंड अब 5% से 20% होता हुआ दिखेगा और कैबिनेट की मीटिंग तो है ही सही। उसी के साथ साथ ग्लोबल के हिसाब से यूके का सीपीआई का और पीपीआई का मार्च महीने का डेटा आता हुआ दिखेगा। यूरोप में मार्च महीने का सीपीआई का डेटा आएगा। और नतीजों पे अगर आप बात करें तो टाटा कॉफ़ी यहाँ पर अगर आप ओवरऑल नतीजे देखेंगे तो आए तो लगभग 10% आपको बढ़ के आती हुई दिखी है। मार्जिन्स आपको दिखेंगे यहाँ पर कट होती है 17% से गिरकर 15% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा हालांकि अगर आप देखें 20% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और नतीजे पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका बयान आता हुआ दिखा है कि उन्होंने कहा कि इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस का तो शानदार प्रदर्शन रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें अफ्रीका से मांग में कमी भी जो है वो बनी हुई। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। टाटा कॉफ़ी, इस पर भी रिएक्शन है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर तो रिएक्शन होगा ही। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं खबरें कौन सी हैं आज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, इन पे रखनी है नज़र क्योंकि विंडफॉल टैक्स में थोड़े बदलाव किए गए। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन पर 6400 प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया गया है और डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसे पूरी तरह से हटा दिया था और जो नई दरें हैं वो 19 तारीख से हो जाएंगी लागू। तो आज ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। IT स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नज़र क्योंकि गार्टनर का एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है जहाँ पे उन्होंने करंट ईयर 2023 का जो ग्लोबल IT स्पेंडिंग और ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसे बरकरार रखा है। पिछले हफ्ते उन्होंने बढ़ाया था, 5.5% किया था, उसे बरकरार रखा है। अब तो IT स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी ने एक एक्विजिशन किया है, 51% हिस्सेदारी खरीदी है 66 करोड़ में। धनसन्या टैग का टेक्नोलॉजीज का एक्विजिशन करते हुए दिखाए, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। पिरामल फार्मा के लिए भी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी, जहाँ पे US FDA ने कंपनी की जो US फैसिलिटी है उसे EIR दे दिया है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ये आज स्टॉक फोकस में रहेगा। वेल्सपन एंटरप्राइजेज, जहाँ पे FII ने Q4 में आधे % से हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले 2.5% हिस्सेदारी थी, उसे बढ़ाकर अब 3% कर दिया। और लास्ट में एवलॉन टेक्नोलॉजी जो कल लिस्ट हुई थी वहाँ पे बल्क डील होती हुई नजर आ रही है। गोल्डमैन सैक्स ने करीबन 3.5 लाख शेयर्स खरीदे 412 के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और कल की लिस्टिंग में गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर शेयर्स खरीदे, तो एवलॉन आज भी फोकस में रहेगा। आइए आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर कंपनी के नतीजा है, इसके बाद रिपोर्ट्स आई है। यूबीएस की रिपोर्ट खास लग रही है क्योंकि खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1131 की क्लोजिंग है, 1445 रुपये का टारगेट दिया, लेकिन कमेंट्री पर खास ध्यान दीजिए। ये मान रही कि इनका जो मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन क्लेम्स अभी भी काफ़ी हद तक एलिवेटेड है। जो ग्रोथ प्रीमियम की आ रही है वो इंडस्ट्री से कम है और कंबाइंड रेशियो अभी भी एलिवेटेड है। साथ में अगर आप देखें तो जो गाइडेंस है वो बरकरार यहाँ पर देखने को मिली। सीएलएस से खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 1500 से घटाकर 1400 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये भी यही कह रहे हैं
कि इनका जो मुनाफा आया है इसमें इनके अनुमान से बेहतर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट कट किया 1250 से घटाकर 1160 कर दिया है। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, टारगेट पर इन्होंने भी किया है 1620 से घटाकर 1560। और सबसे ज़्यादा बेरिश है मैक्वायरी, ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे का, टारगेट 995 रुपये का दिया है। इसके अलावा टाइटन यहाँ पर CLSA की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3000 से बढ़ाकर 3150 कर दिया है, 2578 की क्लोजिंग है। और IGL यहाँ पर भी देखें तो अच्छी रिपोर्ट है, ये मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की गई है, 507 से बढ़ाकर 540 कर दिया है। स्टॉक चल रहा है करीब 500 रुपए के आसपास और मान रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। 16.5% वॉल्यूम CAGR का एक्सपेक्टेशन ये लगाकर चल रहे हैं और जो गैस पॉलिसी में बदलाव किए गए इसका भी फायदा होगा। ओके, तो ढेरों टॉप रिपोर्ट्स हैं, बट कुछ और रिपोर्ट्स भी लेकर आए आप आशीष? यस दीपांशु, जोमेटो यहाँ पर UBS की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, टारगेट 90 से घटाकर 80 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो काफ़ी अपसाइड है क्योंकि 53 की क्लोजिंग चल रही है। कोल इंडिया लगातार रिपोर्ट चाहती है, JP मॉर्गन को अभी भी उम्मीद है कि FSA में कीमतें बढ़ जाएंगी, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, पहले 285 का टारगेट था, अब ये थोड़े से और बुलिश हो गए, अब 290 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, हालांकि स्टॉक चल रहा है 232 रुपये पर। L&T यहाँ पर बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2247 से बढ़ाकर 2452 कर दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल जो खबर आई थी परनॉट रिकट की, इसके बाद मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 775 की क्लोजिंग, 650 का इनका व्यू है। और अंत में जस्ट डायल, कल जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट भी हमने देखने को मिला था, सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और ये मान रहे कि FY25 तक टॉप लाइन में करीब 14% की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है वो 735 से बढ़ाकर 815 कर दिया है, 666 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये आज अपग्रेड डाउनग्रेड बढ़े हैं, सबके टारगेट बदले, नहीं तो जनरली टारगेट बदलते नहीं है। जस्ट डायल में टारगेट बढ़कर आया है, टाइटन में टारगेट बढ़कर आया है और घटाए हैं ICICI लोम्बार्ड में, जोमेटो में, कोल इंडिया में 5 रुपये से सही, लेकिन टारगेट बढ़ा है, L&T में टारगेट बढ़ा है। हाँ, चलो आए अच्छे टारगेट्स आए, कहीं तो बदलाव होता हुआ दिख रहा है। आइए इसी बदलाव को बढ़ाते आगे, एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ तैयार हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सभी को सुप्रभात। आज शुरुआत में बंसल जी के साथ फिर से नहीं करूंगा और उसकी वजह यह कि सुमित जी जिस तरह से गहन मुद्रा में काम करते हुए दिख रहे हैं, वो कभी कभी क्या होता है कि स्कूल से घर जाने के बाद कोई बच्चा खेलता रहता है, उसका होमवर्क बाकी रहता है, हाँ। और फिर वो सुबह स्कूल में आता है, क्लास में आता है, वो सोचता है टीचर आए उसके पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ। बिल्कुल उसी स्थिति में मुझे सुमित जी नजर आए, एग्जैक्टली वही फ्रेम में दिखे। इसलिए सुमित जी सुप्रभात, आप ही को पहले बताना है पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी मैं ऐसे कुछ लिख रहा था। हाँ वही मैंने देखा जी। तो अनिल जी पिक ऑफ द डे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है MFSL। ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा। कल स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया और ये स्टॉक के अंदर तेजी अभी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। कोई भी खरीदारी करना चाहता है तो यहाँ पे और यहाँ से अगर कोई भी डिप आता है 7-8 रुपए का 640-42 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। MFSL के अंदर 632 रुपए का नीचे में सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा, तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए 632 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में मैक्स फाइनेंशियल में जो टारगेट बन सकते हैं 670 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 680 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी करें मैक्स फाइनेंशियल 632 के स्टॉप लॉस से 670 और 680 के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल्स में खरीदारी करने की राय। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी मेरी पसंद तो फार्मा है। फार्मा में कल मैंने और कुणाल जी ने चलते चलते सिप्ला भी दिया था और ग्रेन्यूल्स भी काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा खासा शेकआउट हुआ है और ये स्टॉक भी एक डार्क हॉर्स बन सकता है, मतलब 370-375 तक की भी रैली दिखा सकता है अगर कोई बाय एंड होल्ड करता है। ट्रेडिंग के नजरिए से 293 का स्टॉप लॉस लगाना है, 313 का टारगेट है ग्रेन्यूल्स पर। अरे अनिल जी छोटी सी एक आपकी थोड़ी नॉलेज और बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि वो सुमित जी कुछ बच्चे जब क्लास घर जाके होमवर्क नहीं कर पाते हैं तो सुबह सुबह फटाफट आके कर रहे होते हैं,
तो कुछ बच्चे अनिल जी ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ना जबरदस्ती किताब और नोट्स लेके मतलब कि घूमते रहते हैं और आसपास वाले बैचमेट को परेशान करते हैं। वो सोचते हैं भैया इतना मतलब कि पढ़ाकू सुमित जी जैसा लड़का क्या पढ़ रहा है, हमने क्या छोड़ दिया नहीं। तो कुछ ऐसे भी अनिल के बच्चे होते हैं दूसरों पर दबाव बनाने वाले। हाँ। मेरी तो पढ़ाई होगी, इनकी खराब करूं। इनको खराब। वैसे भी होते हैं एक्चुअली। 100% होते हैं। हाँ, हमारे साथ में भी थे ऐसे। अच्छा। हाँ, आके हाँ। ये इसका क्या, अब अरे आदमी को जो नहीं आता वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ेगा ना। यस। या जो उसको इम्पोर्टेंट लगता वो अपनी डिस्कशन पे आता है। अच्छा, वो उसको आता होगा। हाँ। लेकिन जानबूझ के चेक करे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। हाँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, दूसरों का कॉन्फिडेंस दिलाने वाले। जी आइए, दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और जैसे अभी बंसल जी ने कहा कि फार्मा स्टॉक्स में अनिल जी वापस से तेजी दिख रही है और एक ब्रेकआउट फार्मा इंडेक्स पर भी आता हुआ दिख रहा है। तो खरीदारी की राय मेरी भी फार्मा कंपनी पर है। स्टॉक है औरो फार्मा, जिसमें हमने जबरदस्त तेजी कल आते हुए देखी। मुझे लगता है कि एक मेजर ब्रेकआउट चार्ट पर आया है और यह स्टॉक अब 620-630 के लेवल्स आपको दिखाने की ताकत रखता है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 566 रुपए पर 566 पर स्टॉप लॉस रख लें। 590 और 610 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए औरो फार्मा में खरीदारी करें। 590 610 और औरोबिंदो फार्मा भूले बिस्तर स्टॉक एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी की राय यहाँ बनती दिख रही है और ये तो 450 460 से हम लगातार कर रहे थे। अभी इस स्टॉक में यहाँ से मंदी नहीं करनी है, बिल्कुल धीमे धीमे बेहतर होगा, लेकिन इतना तेजी से भागेगा ये नहीं सोचा था। तो काफी अच्छा एक्शन आया। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। काफ़ी देर से सर्च कर रहा था। मैं वो वाले स्टूडेंट्स में हूँ जो हमेशा एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही पढ़ता है, कभी घर पे पढ़ाई नहीं करता। तो लास्ट 10 मिनट में बहुत मुशक्कत के बाद में एक स्टॉक मिला है। स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। सोचो, मैं देख रहा था सारे फार्मा स्टॉक्स में। विश्वेश जी सोचो, आप खाली एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पढ़ते थे, इतनी से पढ़ाई में आप यहाँ पहुँच गए। सोचे बंसल जी की तरह घंटों रट्टा मारते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो आप आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, सोचिए। अनिल जी, मैं तो अनिल जी एकदम ही डब्बा स्टूडेंट कहते हैं वो था। लास्ट बेंच पे बैठता था। 10th में 50% आए थे। कैसे पास हुआ हूँ मुझे ही पता है अनिल जी। तो पढ़ाई और मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। वो तो जब ऑनेस्ट स्टोरी है अनिल जी, जब मैंने 2006 में एज एन एनालिस्ट ज्वाइन किया शेर खान को मुंबई में, मैं छोटी सिटी से आ रहा था, दमन से, तो मैंने देखा कि मेरे आजू बाजू सब लोग बहुत पढ़ाकू है। कोई IIT से है, कोई SP जैन से है, और मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो उस वक्त मैंने बुक उठा के सारी चीज़ें रिवाइज करना शुरू किया। तो एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अर्ली पार्ट ऑफ करियर पढ़ते हो तो मेरी तरह बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट अनिल जी। बातें अभी आप जो कर रहे हैं बहुत लाजवाब कर रहे हैं। अल्टीमेटली पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी। बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी देखिए, मैंने काफ़ी स्टॉक्स देखे और मैं कुणाल जी और राकेश जी से बहुत ही सहमति रखता हूँ। इनफैक्ट मैं भी फार्मा स्टॉक ही देना चाहता था, लेकिन नॉट टू गेट पैनल क्राउडेड, तो मैंने थोड़ा कॉन्ट्रारियन स्टैंस लिया और मैंने जो स्टॉक चुना है वो है IT स्पेस से और वो है एम्फेसिस। और मैं शायद आपको सुन रहा था, आपने कहा था कि IT स्टॉक जो है काफ़ी लुक्रेटिव हो गया। वाइल CNX IT में मेजर ब्रेकडाउन है, लेकिन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एम्फेसिस का क्लोज है कल का 783, मतलब 1783, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम हैमर बना है। मुझे ऐसा लगता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स यहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रारियन स्टांस ले सकते हैं। 1740 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक 1830 के ऊपर निकला, जो मेरा पहला टारगेट, मुझे लगता है स्टॉक 2000 तक जाएगा। सो एम्फेसिस को खरीदना है। इंट्राडे स्टॉप लॉस 1740, टारगेट 1830 और 2000। ओके, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से एम्फेसिस खरीदने की राय। दो ही स्पेस मजबूत दिख रही है, फार्मा की और IT की। और विश्वेश जी, आपको अगर ऐसा लगे कि दो जनों ने फार्मा दिया इसलिए क्राउडेड हो गया, तो बिल्कुल ऐसा समझे ही ना आप, क्योंकि कुणाल जी, राकेश जी ने सुबह सुबह पिक ऑफ द डे अलग अलग भले दिया हो, है तो एक ही है। इसलिए हम इनको एक ही मानते हैं। तो बस एक आपकी तरफ से और आ भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन IT भी मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो IT में एम्फेसिस खरीदें, ये विश्वेश जी की तरफ से राय आपके लिए। आइए, अमरीश सर भी हमारे साथ हैं। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा भी पिक है हेल्थ केयर सेगमेंट से, नारायण हृदयालय।
इनके करीब 47 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, जिसमें करीब 22 हॉस्पिटल्स हैं, 21 प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और 4 हेल्थ सेंटर्स हैं। करीब 6,400 बेड्स का इनका कैपेसिटी है, उसमें 6,100 अभी ऑपरेशनल है। करीब 4,000 डॉक्टर्स हैं इनके रोल्स पे, तो बेड टू डॉक्टर रेशियो करीब 1.5 है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। इनका जो केपेक्स है करीब 40 लाख पर बेड है, इस कैटेगरी का लोएस्ट केपेक्स है। अच्छे नंबर्स आए थे फॉर 9 मंथ्स FY23 दिसंबर का। रेवेन्यू करीब 20% अप था, अबाउट 3,300 crores विद इम्प्रूव्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू हॉस्पिटल्स। मुंबई हॉस्पिटल जहाँ पे जो नया हॉस्पिटल था, इट्स रीच द ब्रेक इवन लेवल। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है नए NCR के 2 हॉस्पिटल से। केमन आइलैंड का हॉस्पिटल भी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, विच वॉज अ प्रॉब्लम अर्लियर। तो ओवरऑल एबिटा जो है इनका करीब 21% का है अभी। लास्ट 3 क्वार्टर्स में केपेक्स इन्होंने स्पेंड किया है करीब 680 crores का। इन द लास्ट क्वार्टर विच इज जनवरी मार्च, एक्सपेक्टेड स्पेंड इज अबाउट 320 crores, तो करीब 1,000 crores का स्पेंड होगा FY23 में। और FY24 में भी उन लोग बोल रहे हैं कि they'll be spending another like 1,000 crores on capex। तो इसका जो ग्रोथ विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छा है। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 32 का है और मेरा यहाँ पे टारगेट बनता है 960 का। ओके 960 यहाँ पर आप टारगेट लगाकर खरीदारी करिए। नारायण हृदयालय ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए जो आज स्टॉक्स 2 काउंटर्स जो नतीजों पर रिएक्ट करेंगे, एक बार उस पर भी चार्ट चेक ले लिया जाए। विश्वेश जी, एक बार ICICI लोम्बार्ड के चार्ट्स देख लीजिए। अभी जल्दी से हम नतीजों पर बात कर ही रहे थे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे टेक्निकली इसके लिए? दीपांशु, मैं काफ़ी टाइम से डिस्कशन सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि स्टॉक चला ही नहीं है। 2019 के हाईस थे 1440 और 2021 में थोड़ा सा चला था, 1600 तक गया था। उसके बाद पिछले 2 साल से स्टॉक कहीं नहीं गया। लोअर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर अराउंड 1000 bucks। मुझे लगता है ये मूव में ईजिली स्टॉक 1280 तक जा सकता है, जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स होने चाहिए। और जिस तरह से फंडामेंटली न्यूज़ फ्लो है, मुझे लगता है स्टॉक और अच्छा करना चाहिए। तो टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल बोथ आर सपोर्टिंग। 1100 के नीचे का स्टॉक रख के मुझे लगता है 1180 1240 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करनी चाहिए दीपांशु। ओके तो 1200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड देखिए, कल तो ऑफ कोर्स टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक बढ़िया स्पाइक आया था और डेज हाई पर बंद होते हुए दिखा था। तो ICICI लोम्बार्ड आज आपको एक्शन में दिखेगा। टाटा कॉफ़ी, इसके भी नतीजे कल आए हैं और नतीजे थोड़े मिले जुले, उतने खास नहीं है जितना शायद कॉफ़ी प्राइसेस के जंप पर एक एक्सपेक्टेशन आई थी। सुमित जी, एक बार टाटा कॉफ़ी के चार्ट्स देख लें सर। दिवांशु, टाटा कॉफी के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर एक गिरावट के बाद लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिला और रिबाउंड देखने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ से मूव ऊपर का बनना चाहिए। स्टॉक के अंदर नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 200 के आसपास का है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 215 के आसपास है, 214 215। ये लेवल एक बार ऊपर में टूटेंगे तो 220 से 225 रुपए तक का मूव टाटा कॉफी में ऊपर की तरफ बनेगा। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाया है होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। 220 रुपए तक का मूव जल्दी टाटा कॉफी में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके अमरीश सर, ट्रैक करते हैं टाटा कॉफी, कोई राय नतीजों के बाद? कॉफी प्राइसेस भी रिसेंटली हमने देखा है बढ़े। इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो 6 महीने की ऊंचाई पर कॉफी प्राइसेस हैं सर। अर्निंग्स उतने मुझे पसंद नहीं आए, पर जिस तरह से कॉफी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर टाटा कॉफी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यदि करेक्शन आता है, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके तो अगर करेक्शन आता है तो अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ICICI लोम्बार्ड सर, आपका भी कोई व्यू नंबर्स पर? Yes, yeah, Lombard में काफी bullish हूँ। In fact, I mean, I have a price target of about 1280 to 1350 medium to long term पे। पर यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर पे केवल एक ही नेगेटिव है कि जो मैंने ऐसी खबर आई है कि इंश्योरेंस हैव बीन बुकिंग एक्सपेंसेस। तो इसका जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, पता नहीं है कौन से इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व है, कौन से बैंक्स इन्वॉल्व है, तो इस पे क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक दिस इज द ओनली नेगेटिव व्हिच इज देयर एज फार एज द इंश्योरेंस सेक्टर इज कंसर्न। नहीं तो इट्स बीन अंडर परफॉर्मर इन द लास्ट 18 months, सो इट्स हाई टाइम that it performed. तो I mean, if you're talking of the overall insurance sector, मैं ICICI लोम्बार्ड पे काफी बुलिश हूँ। तो ICICI लोम्बार्ड पर अमरीश सर का पॉजिटिव व्यू है। देखते हैं आज नतीजों के बाद कैसा रिएक्शन आता है इस काउंटर पर भी। इंटीग्रेशन जो भारतीय एक्सा किया था उसके बाद डेफिनेटली इन्हें फ़ायदा मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इस पर भी रखिएगा नज़र। एक तो जो
विंडफॉल टैक्स है वो वापस आ गया है क्रूड पर 6,400 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया है, बट डीजल पर एक्सपोर्ट को पूरी तरह से हटाया है, जीरो कर दिया है अभी के लिए। सिंगापुर जीआरएम्स ये भी आपके करीब 6 महीने के निचले स्तर पर आए, कल थोड़ा दबाव भी था इस स्टॉक में। कुणाल जी, रिलायंस का चार्ट देखेंगे सर, कल की गिरावट के बाद अब आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनेंगे इसके? देखिए, जो सबसे क्रिटिकल चार्ट पर लेवल है दीपांशु, वो 2310 का स्तर है और 2340 के आसपास बंद हुआ, तो मुझे लगता है कि 20-30 रुपए नीचे आपको एक बड़ा सपोर्ट दिखेगा। 2310 का लेवल अगर रिलायंस होल्ड करता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन होगा और इन स्तरों पर नए सेल के पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट 2300 के आसपास जिनके पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स है, मेरी राय में उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो ये है रिलायंस पर आपके लिए राय। कल रहा कमज़ोर। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो है डाइवेस्टमेंट से जुड़ी हुई। नई दिल्ली से हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और तरुण के पास हैं एक एक करके 3 अपडेट्स डाइवेस्टमेंट के फ्रंट पर। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक। तरुण बताएं, आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की रफ्तार कितनी तेज हुई है, कहाँ तक पहुंची है गाड़ी, क्या है अपडेट्स? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आईडीबीआई बैंक का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है और कंपनीज का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। आरबीआई उसकी ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस कर रहा है। कई बड़े-बड़े नाम इसमें हैं जिन्होंने इसमें आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट में अप्लाई किया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 से 4 महीने में आईडीबीआई बैंक का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि नाम आ चुके हैं, आरबीआई का ड्यू डिलिजेंस हो गया है। तो इसके बाद जो फाइनेंशियल बिड्स हैं वो ओपन होंगी और उम्मीद ये है कि अगले 3 से 4 महीने में ये प्रोसेस को ख़त्म कर लिया जाएगा। और क्योंकि इस साल सरकार ये चाहती है, सरकार ने ऑलरेडी बहुत कम टारगेट रखा है, 50,000 करोड़ का टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का। तो जिसमें आईडीबीआई एक प्रमुखता वाला बैंक है जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होना है। प्रोसेस लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ी प्रक्रिया होती है, काफ़ी पड़ाव में उनको पार करना होता है। तो इस वजह से अब उम्मीद ये है कि अगले 3 से 4 महीने में आईडीबीआई का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो पूरा हो जाएगा। ओके, 3 से 4 महीने में आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट पूरा होने की उम्मीद, और कुछ बड़े और इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहे हैं जो इसके लिए बोलियां लगा सकते हैं। ये अपडेट इस वक्त आईडीबीआई बैंक को लेकर आपके लिए। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन, ये दूसरा डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, यहाँ पर भी पूरी बाजार की नज़र है। बताएं तरुण, वहाँ पर किस तरह के अपडेट्स हैं आपके पास? मैं बताना चाहूँगा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डीमर्जर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अब पहला पड़ाव है कि उसकी लिस्टिंग होनी है। लिस्टिंग की उम्मीद ये कर रहे हैं कि या तो इस महीने के आखिर तक या मई के पहले हफ्ते में लिस्टिंग की जो नॉन कोर एसेट्स की जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फाइनेंशियल बिड्स ओपन किए जाएंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मई के आखिरी हफ्ते तक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो फाइनेंशियल बिड्स हैं उनको ओपन किया जाएगा और इस साल के अंत तक उम्मीद ये कर सकते हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी डाइवेस्टमेंट पूरी तरीके से हो जाए। लेकिन जो लिस्टिंग की जो बात है नॉन कोर एसेट्स की, वो मार्च के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में करने की उम्मीद है। ये जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जल्द लिस्टिंग इसकी नॉन कोर एसेट्स की लिस्टिंग हो सकती है और उस लिस्टिंग की प्रक्रिया के बाद ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये भी आपके लिए एक बड़ा अपडेट है कि जल्दी लिस्टिंग की तैयारी है इस वक्त शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए। और इंटरेस्टिंग, मई के अंत तक बोलियां आने जो, अरे वाह, यानी कि कितना बचा है आपका? 1.5 महीना, डेढ़ महीना, सवा महीना, 1.5 महीना बोलियां आने की भी तैयारी आपके लिए मई के अंत तक आती दिख रही है। और तीसरा विनिवेश है वो है एनएमडीसी को लेकर। बताएं तरुण, वहाँ पर किस तरह के अपडेट्स हैं? देखिए सर, एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट है उसके लिए काफ़ी अग्रेसिव बिडिंग हो सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो फाइनेंशियल बिड्स है उसको जल्दी खोला जाए। और कई बड़ी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। देश की बड़ी स्टील कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। टाटा स्टील को छोड़ के सभी कंपनीज, टाटा स्टील और पॉस्को को छोड़ के सभी स्टील कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो उम्मीद
उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द ही इसका भी फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाए, और क्योंकि ये अब इस साल के सबसे बड़ा एसेट होगा जो डाइवेस्टमेंट के अंदर जाएगा, जिसकी प्रोसेस अभी तक चल रही है, और एक अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पर एनएमडीसी स्टील को मिलने की उम्मीद है। तो इस वजह से इसमें फाइनेंशियल बिड्स को भी जल्द खोलने की उम्मीद हो रही है। लेकिन ये जो सोर्सेज की तरफ से जो पता लग रहा है वो ये है कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो काफी बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज का इंटरेस्ट है, और क्योंकि अभी ये प्लांट ऑपरेशनल 31 मार्च से होना था, जो पार्शियली हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। जैसे ही ऑपरेशनल हो जाएगा इसकी वैल्यूएशन में और बढ़ोतरी होगी और उसके बाद इसकी फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा। तो ये है आपके लिए बड़े अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी हमारी टीम तैयार है पूरी तरह से डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। तो तरुण ने आपको बताया किस तरह से आईडीबीआई बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन और एनएमडीसी स्टील के डाइवेस्टमेंट को लेकर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। धन्यवाद तरुण।